इट्स ओके ध्रुव, तुम अगर तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम बस एक बार देख लो। मुझे पता है कि तुम तृप्ति को कितना चाहते हो, पर मैं वादा करती हूँ अगर तृप्ति ठीक हो जाती है तो मैं तुम्हें कभी ऐसे परेशान नहीं करूंगी। आभा ने एक फोटो के साथ मैसेज भेजा था। आभा को भले ही और कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि इस तरह के नाजायज रिश्तों की पहली शर्त यह है कि किसी तीसरे को पता ना चले। इसके अलावा वो तृप्ति की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहती थी। ध्रुव की प्रोटेक्शन मिलना ही उसके लिए काफी था। ध्रुव ने फोटो देखी तो वो भी हैरान रह गया। आभा ने टाइट कपड़े पहने थे जैसे आमतौर पर डांसर्स पहनते हैं। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। आभा एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की नहीं, एक मच्योर औरत लग रही थी जिसे लोग पाना चाहते हैं। ये शायद उसकी बेस्ट फोटो थी क्योंकि इसमें उसका एक एक अंग उभर कर आ रहा था जिस पर कोई भी फिदा हो जाए। यहाँ तक कि फिटनेस कोच की फिगर की भी तुलना आभा के शरीर से नहीं की जा सकती थी। फोटो देखने के बाद ध्रुव ने उसे तुरंत डिलीट कर दिया। उसे आभा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना ही वो आभा को कोई मौका देना चाहता था। निहाल अभी भी कठौता से नहीं लौटा था। ध्रुव मैक्लिस्टर रिजॉर्ट्स वापस आ गया और अपने सिस्टम को चेक किया। फिर उसने निहाल को कॉल लगाई। पूछने पर निहाल ने बताया, ध्रुव सर, चीजें अभी तक हल नहीं हो पाई हैं। सामने वाली पार्टी को मेरे आने का कारण पता चल गया तो टोल मटोल कर रहे हैं। वैसे उन लोगों ने मुझे 3 दिन बाद कठौता के होटल व्हाइट रोज में मिलने के लिए कहा है। निहाल की आवाज में बहुत बेचारगी थी। ये साफ था कि सामने वाली पार्टी जानबूझकर उसका समय खराब कर रही थी। असल में वो निहाल से मिलना ही नहीं चाहती थी, पर निहाल को डायरेक्ट मना कर पाना भी उनके बस की बात नहीं थी। शायद वो पहले कुछ तैयारी कर रहे थे, फिर निहाल के सामने जाते। निहाल जरा भी परेशान नहीं था। उसने जिंदगी का काफी एक्सपीरियंस लिया था। जैसे निहाल को जानकारी मिलेगी, वो तुरंत अपने आदमियों को उनकी लोकेशन पता लगाने का ऑर्डर दे देगा। ध्रुव स्क्रीन पर डेटा देख रहा था। उसने निहाल को समझाते हुए कहा, ठीक है निहाल, तुम केयरफुल रहो और ध्यान रखना कि जसविंदर को तुम्हारी लोकेशन पता रहे। साथ ही तुम भी जसविंदर के आसपास रहो। इतना कहकर ध्रुव ने बात बदलते हुए पूछा, वैसे क्या तुम्हें इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिला है? ध्रुव जानता था कि निहाल को और कुछ पता हो या ना हो, पर उसे इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर खबर पता होगी। निहाल के पास कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स थे। निहाल ने बताया, ध्रुव सर, मेरे कठौता आने के बाद मेरी मुलाकात काफी लोगों से हुई है। उत्तर प्रदेश में कई लोग इन्वेस्ट ऑफर लेकर आए थे। उनमें से एक मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। निहाल ने ध्रुव को प्रोजेक्ट की डिटेल्स भेजते हुए कहा, ध्रुव सर, एक बार देख लीजिए। अगर आपको सही लग रहा है तो मैं असिस्टेंट से कहकर इस बात पर आगे बात करूं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ने के बाद ध्रुव ने कहा, निहाल, ये प्रोजेक्ट पहली नजर में तो ठीक लग रहा है, हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। निहाल ने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ध्रुव को भेजी थी वो प्रगति मैदान का एक प्रोजेक्ट था। इस समय ध्रुव के अंडर में कई कंपनियां थीं। ये कंपनियां साल भर मीटिंग में बहुत सारा पैसा खर्च कर देती थीं और सभी कंपनियों के एग्जीबिशन की सबसे पसंदीदा जगह प्रगति मैदान थी। अगर ध्रुव प्रगति मैदान के इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे तो ये उसके लिए फायदे का सौदा होगा। ध्रुव की परमिशन मिलते ही निहाल ने कहा, ओके ध्रुव सर, मैं असिस्टेंट से इस प्रोजेक्ट पर बात करने को कहूंगा। जब से मैं यूपी आया हूँ तब से सामने वाली पार्टी मुझे कई बार फोन कर चुकी है। मैं बस आपके फैसले का इंतजार कर रहा था। निहाल की नजर में ये प्रोजेक्ट केवल प्रगति मैदान के लिए था, पर ध्रुव इसमें काफी पोटेंशियल देख रहा था। ध्रुव ने स्क्रीन की ओर देखा और कहा, ठीक है फिर। अच्छा निहाल, एक काम और, हल्धर फैमिली को मैक्लिस्टर क्लब की लिस्ट में जोड़ देना। निहाल ने हामी भर दी। मैक्लिस्टर क्लब में शामिल करना या न करना ध्रुव के लिए इतना आसान था। थोड़ी देर बाद सूट पहने एक शख्स हल्धर फैमिली के गेट के सामने खड़ा था। गेट पर खड़े गार्ड को उसने आने का कारण बताया तो गार्ड ने घर में फोन लगाकर बताया। उस समय हल्धर फैमिली के सभी लोग आपस में किसी सीरियस मसले पर मीटिंग कर रहे थे। उन सभी के बीच आभा के पापा भी बैठे हुए थे और इस समय बहुत खराब मूड में थे। उनके पास इस बात के बारे में सोचने का समय भी नहीं था कि उनकी बेटी आभा इतने दिनों से घर पर नहीं आई है। ये फैमिली काफी लंबे समय से बिजनेस कर रही थी, पर उन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी देखना पड़ेगा जब कंपनी बैंकरप्ट होने की कगार पर होगी। सुपरमार्केट बिजनेस में रोज का नुकसान लाखों रुपए का था और अगर बिजनेस बंद कर दें तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। पिछले 1 महीने में हल्धर फैमिली के ज्यादातर सुपरमार्केट बंद हो गए थे। कर्जा चुकाने के भी पैसे नहीं थे। परिवार इस समय बड़ी मुसीबत में था। तभी गार्ड ने फोन करके बताया, सर, मैक्लिस्टर क्लब से कोई आपसे मिलने आया है। मैक्लिस्टर रिजॉर्ट्स का नाम सुनकर आभा के पापा की हवाइयां उड़ गई। वो अपनी कुर्सी से उछल पड़े और हैरानी से फिर से पूछा, क्या तुम श्योर हो? मैक्लिस्टर क्लब ही कहा था उसने। जवाब में गार्ड ने कहा, यस सर, आई एम श्योर।
उस गार्ड का जवाब सुनते ही पूरी हल्दर फैमिली खुश थी। आभा के पापा ने खुशी से कहा, उन्हें अंदर बुलाओ, जाओ जल्दी करो। थोड़ी देर बाद वो शख्स अंदर आ गया। अपना परिचय देने के बाद उस शख्स ने कागज आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर हल्दर, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। इसके अलावा उस शख्स ने और कुछ भी नहीं कहा। उधर आभा के पापा हैरान थे, ये कैसे पॉसिबल है। पापा के चेहरे पर हैरानी देखकर उस शख्स ने कहा, मैं समझ सकता हूँ मिस्टर हल्दर, भले ही हल्दर फैमिली के पास इतनी कैपेसिटी ना हो, पर ये इनविटेशन तुम्हारी बेटी के कारण आपको मिल रहा है। इतना कहने के बाद सूट वाला शख्स चला गया। हल्दर फैमिली में हर शख्स इस बात पर हैरान था, साथ ही साथ किसी को भी आभा पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। फैमिली के सभी लोगों की नजर में आभा केवल एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की थी, जिससे हल्दर फैमिली को कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज जब फैमिली अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी से जूझ रही थी, तो केवल आभा ही थी जिसने इतनी बड़ी मदद की थी। जब आभा के पापा को पता चला कि ये इनविटेशन आभा के कारण उन्हें मिल पाया है, तो वो और भी ज्यादा सरप्राइज थे। क्या मैकलिस्टर क्लब से जुड़ने के बाद हल्दर फैमिली मुसीबत से निकल गई थी? क्या आभा ध्रुव का ये एहसान उतार पाएगी? आभा इतनी बड़ी हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। मेरी बेटी इतनी केपेबल है। अब जाकर पापा को याद आया कि इतने दिनों से उन्होंने अपनी बेटी से बात ही नहीं की है, इसलिए उन्होंने तुरंत आभा को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। जब आभा को पता चला तो वो भी चौंक गई। ध्रुव ने हल्दर फैमिली को मैकलिस्टर क्लब का इनविटेशन भेज दिया था। क्या उसके लिए मैकलिस्टर क्लब में किसी को जोड़ना इतना आसान है? लेकिन ध्रुव ने एक बार आभा को इस बारे में बताया भी नहीं। वो जानता था आभा उसे अपना सब कुछ देने को तैयार थी। आभा जिंदगी भर उसकी गुलाम बनने को तैयार थी। आभा मन ही मन सोच रही थी, लेकिन ध्रुव ने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या वो मुझे इस लायक भी नहीं समझता है? वो सिर्फ मदद कर रहा है। आभा को ये सोचकर और भी बुरा लग रहा था। वहीं आभा के पापा उससे जानना चाह रहे थे, आभा, तुम्हारा दोस्त कौन है? उसने सचमुच हमारी फैमिली को नरक से बाहर निकाल दिया है। आभा के पापा की आवाज में खुशी थी, पर आभा ने अपने पापा से कुछ नहीं कहा। लेकिन उसे अपने आप में बहुत अफसोस हो रहा था, उसे बुरा लग रहा था। उसने अपने आप से कहा, क्या ध्रुव मुझे इतना गलत समझता है? वो ध्रुव से बात करना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उधर मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स में ध्रुव सोने की तैयारी कर रहा था। इतने दिनों बहुत सारे काम एक साथ चल रहे थे, इसलिए ध्रुव को आराम करने का मौका नहीं मिल पाया था। उसके दुश्मन का अभी भी कोई पता नहीं चला था, पर ध्रुव के दुश्मन उसके बारे में सब कुछ जानते होंगे। इसके अलावा ध्रुव ये भी जानना चाहता था कि गिल फैमिली के बाकी उत्तराधिकारियों का क्या चल रहा है। वो जानता था कि एक ना एक दिन सभी के बीच खूनी जंग होनी तय है। इन्हीं बातों को सोचते सोचते ध्रुव सो गया। एक फोन कॉल से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा निधि कॉल कर रही थी। ध्रुव, तुरंत कंपनी में पहुंचो। निधि का बोलने का तरीका हमेशा की तरह अकड़ू था। वो दूसरों को अपनी बात कहने का कोई मौका नहीं देती थी। इससे पहले कि ध्रुव कुछ कह पाता, निधि ने फोन काट दिया। ध्रुव को और कुछ जानने, हाँ या ना कहने का कोई मौका ही नहीं मिला। उसने चुपचाप अपने कपड़े पहने और सीधा सिंह रियल एस्टेट के ऑफिस की तरफ चल दिया। निधि ने उसे मौका न दिया हो, पर ध्रुव मन ही मन भुनभुना रहा था। छुट्टी के दिन भी निधि को पता नहीं क्या दिक्कत आ जाती है। ऐसे ही अपने आप में कुड़ते हुए थोड़ी देर बाद ध्रुव निधि के ऑफिस के बाहर खड़ा था। अंदर जाते ही ध्रुव की मुलाकात एक कम उम्र की लड़की से हो गई। देखने में वो लड़की काफी खूबसूरत और अभी कॉलेज में पढ़ने वाली लग रही थी, पर पहली मुलाकात कुछ अच्छी नहीं रही। ध्रुव जल्दी में था और इसलिए उस लड़की से टकरा गया। छोटी सी बात थी, पर वो लड़की बात को बतंगड़ बनाने लगी। लड़की ने ध्रुव की ओर देखा और डांटते हुए बोली, पागल हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हारे पास आंखें नहीं है? उसके बात करने का तरीका देखकर ध्रुव थोड़ा हैरान था। हालांकि ध्रुव ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और सीधे सिंह रियल एस्टेट के ऑफिस में चला गया। लड़की इतने गुस्से में थी कि वो फटने वाली थी। ध्रुव के इस तरह से इग्नोर करने पर लड़की पूरे गुस्से में बोली, बस रुको और देखो मैं क्या करती हूँ। फिर उसने कुछ फोन कॉल्स किए और सीधे ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद वो सिंह रियल एस्टेट के प्रेसिडेंट के ऑफिस में बगैर पूछे घुस गई। निधि, व्हाट्स रॉन्ग विद योर कंपनी? कैसे कैसे स्टूपिड लोग भर रखे हैं। ऐसे लोगों को कैसे छांट लेती हो? एक से एक नमूने रखे हैं। तुमको पता नहीं है क्या मैं किस बेवकूफ से मिली थी? वो निधि के ऑफिस में ऐसे बात कर रही थी जैसे निधि की भी बॉस हो।
जाहिर था कि वो निधि की करीब थी। उसी बात पर निधि ने मुस्कुराते हुए अपनी जूठी कॉफी उसकी ओर बढ़ाते हुए पूछा, अरे मैडम पहले बैठ तो जाइए, इतना गुस्सा नहीं करते। क्या हुआ ठीक से बताओ। अच्छा छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हारा दिल्ली आना कैसे हुआ, कब आई? निधि के हाथ से कॉफी का मग पकड़कर वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, सबकी वजह तुम हो। एक दिन पहले मैं तुम्हारी माँ से मिली थी। तुम्हारी माँ ने मुझे तुमको मनाने के लिए भेजा है। तुम दिल्ली क्यों आई थी? क्या तुम्हें रियल एस्टेट कंपनी चलानी है? क्या तुमको लगता है कि बाकी लोगों को इसका कारण नहीं पता? सबको छोड़ो, क्या तुमको लगता है कि मुझे भी पता नहीं चलेगा? तुम अपने फियांसे को कुछ तमीज सिखाना चाहती हो, है ना? इतना कहकर उस लड़की ने गहरी सांस लेकर फिर से कहा, हाँ, लेकिन सच कहूँ, कुछ लोग टैलेंट के साथ पैदा होते हैं, जबकि कुछ लोगों पर कितनी भी मेहनत कर लो उन्हें कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। एक और अच्छी खबर जो मैं तुमको बताना चाहती हूँ वो ये है कि प्रगति मैदान में हम लोग इस बार 3 साल के एग्रीमेंट पर साइन कर चुके हैं और हम 3 साल तक कोऑपरेट करेंगे। अभी 6 महीने के लिए हम कोई बिजनेस नहीं करेंगे, पर इसके बाद हमारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसकी नजर कमरे में पहले से ही मौजूद एक शख्स पर टिक गई। ध्रुव को देखकर उसे जोर का झटका लगा। उसने नाराजगी में खड़े होते हुए कहा, ये मैं इसी की तो बात कर रही थी। ये मुझे नीचे मिला था। बहुत बदतमीज इंसान है। जितनी हैरान वो लड़की ध्रुव को देखकर हुई, उतना ही हैरान ध्रुव उसकी बात को सुनकर हुआ। ध्रुव को लगा उसने गलत सुन लिया है। क्या निधि यहाँ मुझसे रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं आई है? तो ये क्यों कह रही है कि निधि केवल अपने फियांसे को कुछ सिखाने आई हो? निधि अच्छे से जानती थी कि इस सिचुएशन से कैसे निपटना है, इसलिए निधि ने तुरंत उस लड़की को आंखें तरेरते हुए कहा, आरती बकवास बंद करो। इतना कहकर निधि ने बात बदलते हुए कहा, तुम्हारी फैमिली इस समय अच्छी कंडीशन में है। मैं प्रगति मैदान प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो हालांकि प्रगति मैदान अच्छी जगह है, वहाँ साल में कई बार एग्जीबिशन लगती रहती है, पर मुझे लगता है कि केवल एग्जीबिशन पर पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल है। पर एनीवेज, तुमको इस बार बहुत बड़ा इन्वेस्टर मिल गया है। आरती को भी पता था कि उसका इन्वेस्टर बहुत बड़ा था। ये उसकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। पर आरती का ध्यान निधि की बातों में नहीं था, उसका सारा ध्यान ध्रुव पर था। वो कुछ देर तक तो ध्रुव को देखती रही, फिर उसने पूछा, निधि, ये कौन है? आरती जैन निधि की सबसे अच्छी सहेली थी और वो बचपन के दोस्त थे। सतह पर जान फैमिली और वर्मा फैमिली के बीच अच्छे संबंध थे, पर दोनों के बीच एक अघोषित कंपटीशन चलता रहता था। लोगों को पता था कि दोनों के बीच रिश्ते बहुत खराब थे। निधि आरती से बहुत अलग किस्म की पर्सनालिटी थी। सही कहें तो आरती यहाँ केवल निधि को नीचा दिखाने आई थी। क्या निधि खुद भी जानती थी कि ध्रुव कौन है? क्या कभी दोनों सहेलियां जान पाएंगी? निधि, सच सच बता, ये कौन है? आरती ने थोड़ा नाराजगी में पूछा। क्यों, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? निधि ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा तो आरती ने नाराजगी के साथ कहा, जानती हूँ। मैं एक बेहुदे बदतमीज इंसान को कैसे जान सकती हूँ? निधि, मुझे सच सच बताओ, क्या ये तुम्हारी कंपनी का एम्प्लॉय है? अपनी बात खत्म करने के बाद आरती ने ध्रुव को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे हैरानी इस बात की थी कि ध्रुव बड़े आराम से निधि के ऑफिस में बैठा था, जिससे आरती को लगा कि शायद ध्रुव निधि का असिस्टेंट होगा। पर आरती की सारी सोच पर विराम लगाते हुए निधि ने कहा, यही वो है जिससे मेरी फैमिली ने मुझसे मिलवाया था। अभी वो मेरा असिस्टेंट है। निधि ध्रुव से बहुत खुश तो नहीं थी, लेकिन निधि ने ध्रुव के बारे में जब बात की तो काफी इज्जत के साथ आरती को ध्रुव के बारे में बताया। निधि की बात सुनकर आरती जोर से हंस पड़ी। निधि, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें किसी बेवड़े से या किसी निकम्मे बेरोजगार इंसान से मिलवाया होता तो भी ठीक था, पर तुम्हारी फैमिली ने तो एक निहायती बेहुदे और बदतमीज आदमी से मिलवा दिया है। तुमको शायद पता नहीं, अभी नीचे वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे उसने जिंदगी में कभी कोई औरत ही ना देखी हो। आरती की बात सुनकर ध्रुव काफी हैरान था। आरती एक नंबर की झूठी और मक्कार थी। निधि ने चोर आंखों से ध्रुव की ओर देखा। उसकी आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे वो ध्रुव को यहीं पर मार डालेगी। आरती कहती जा रही थी, चलो कोई बात नहीं, फैमिली ने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया, मान लेती हूँ उनसे कोई गलती हो गई होगी,
लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम ऐसे इंसान को ट्रेन करने के लिए दिल्ली आई हो। ये तो और भी मजे की बात है। तुम निधि, तुम्हारी तो कितनी तारीफ की जाती थी, पर तुम भी एक नंबर की बेवकूफ निकली। आरती ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा। तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें मनाने के लिए दिल्ली भेजा था। मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मनाकर कोई फायदा है। निधि, तुम बस दिल्ली में रहकर यहाँ के मजे लो। इतना कहने के बाद आरती खड़ी हुई और चली गई। आरती के ऐसे चले जाने के बाद निधि ने राहत की सांस ली। आरती को उम्मीद नहीं थी कि निधि, जिसे उसने कई दिनों से नहीं देखा था, इस हालत में रह रही होगी। उसे हैरानी थी कि निधि ने ध्रुव में क्या देख लिया था। काफी लंबे समय से जैन फैमिली और वर्मा फैमिली के बीच दोस्ती और कंपटीशन चल रहा था। दोनों ही हमेशा अपनी बेटियों की तुलना करते थे। इस कंपटीशन में आरती एक बार भी नहीं जीती थी, पर इस बार उसे लग रहा था कि आखिरकार वो जीत गई है, इसलिए उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। निधि को कुछ भी कहने का मौका दिए बिना आरती पलटी और चली गई। निधि के चेहरे पर हमेशा की तरह शांति थी। उसे आरती की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा था। उस पागल आरती के जाने के बाद ध्रुव ने निधि से पूछा, क्या तुमने इसलिए मुझे यहाँ बुलाया था? निधि ने ध्रुव की ओर आंखें घुमाते हुए कहा, मैं अभी यहाँ से ऊबी नहीं हूँ, पर मेरी माँ ने मुझे जल्दी से जल्दी यूपी वापस आने के लिए कहा है, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। उस पागल आरती की बातों को दिल में मत लेना, वो बचपन से ही थोड़ी पागल है। निधि को लगा कहीं ध्रुव बुरा न मान जाए, इसलिए ध्रुव को समझाते हुए कहा, पर ध्रुव निधि से और भी बात करना चाहता था, इसलिए उसने आगे कहा, ये तुम मुझसे पूछ रही हो या बता रही हो? निधि ने फिर से ध्रुव को गुस्से में देखते हुए कहा, पूछूंगी? क्या मैं तुमसे पूछूंगी? तुम्हें लगता है कि तुमसे मुझे डिस्कस करने की जरूरत है? पर निधि के गुस्से को इग्नोर करते हुए ध्रुव ने हल्के अंदाज में पूछा, नहीं मिस वर्मा, मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूँ, फिर भी मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम दिल्ली में क्या कर रही हो? ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि निधि यहाँ उसकी सगाई तोड़ने नहीं बल्कि उसे ट्रेन करने आई थी, पर ध्रुव के सवाल पर निधि ने थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम उस पागल आरती की बात पर विश्वास करते हो? जिस पर ध्रुव मुस्कुराया और बोला, कभी कभी पागल भी सच बोल देते हैं। निधि ने ध्रुव की बात को सीरियसली नहीं लिया और अपने बिजनेस के बारे में बात करने लगी। उसने ध्रुव की तरफ देखकर थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, वैसे मेरी माँ ने मुझे यूपी वापस बुलाया है, मुझे जाना ही होगा। तब तक मैं हमारी कंपनी सिंह रियल एस्टेट की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। क्या मैं कंपनी को कुछ समय के लिए तुम्हें सौंप कर जा सकती हूँ? क्या तुम मेरे बगैर कंपनी को संभाल पाओगे? निधि ने ये सवाल जानबूझकर पूछा था। उसे लगता था सिंह रियल एस्टेट में उसके न रहने पर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी, जिस पर ध्रुव ने पूछा, बस इतनी सी बात? निधि ने फिर कहा, एक और बात है, मेरे पापा ने जो मेरे लिए लड़का चुना है उससे मेरी माँ को बहुत नाराजगी है। मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है। आज रात तुम और मैं हम दोनों यूपी जा रहे हैं। अब जाकर निधि ने असली बात बताई थी। निधि की माँ को ध्रुव पसंद नहीं था। ध्रुव को निधि के पापा ने निधि के लिए पसंद किया था और इसलिए आज रात दोनों लोग उत्तर प्रदेश जाने वाले थे। पर हैरानी की बात यह थी कि ध्रुव जाने के लिए तैयार था। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। निधि ने हैरानी से ध्रुव की ओर देखा और सोचने लगी, ये इतना खुश क्यों हो रहा है? क्या ध्रुव को लगता है कि मेरी माँ इससे पसंद करेगी? बेशक ध्रुव भी ऐसा नहीं सोच रहा था। जितना निधि उससे छुटकारा पाना चाहती थी, उससे कहीं ज्यादा ध्रुव भी निधि से छुटकारा पाना चाहता था। पर निधि ने ध्रुव से इस बारे में कुछ नहीं कहा। उसने अपना बैंक कार्ड निकालकर ध्रुव को देते हुए कहा, ठीक है, ये कार्ड ले जाओ, उसमें 20 लाख रुपए होंगे। जाकर अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो, मैं तुम्हें बाद में कॉल कर लूंगी। निधि ने ध्रुव को कार्ड देते हुए कहा। ध्रुव ने अपने होंठ भींचते हुए कहा, तो मिस वर्मा, तुम कह रही थी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम मुझे नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे दे रही हो। इसके अलावा तुम मुझे अपने साथ अपनी माँ से मिलाने भी ले जाना चाहती हो। अगर तुमको मुझ में इंटरेस्ट है तो सीधे बोल दो, तुमको इस तरह से मेरी केयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव ने निधि से कार्ड लेते हुए कहा। उसे निधि से पैसे लेने में कोई शर्म नहीं थी। ध्रुव की बात सुनकर निधि ने उसे डांटते हुए कहा, बाहर निकलो। ध्रुव चुपचाप बाहर चला गया। बाहर से ध्रुव की आवाज आई, ग्रेजुएट समझकर लाइन मार रही है। ध्रुव की बात सुनकर निधि काफी देर तक अकेले में मुस्कुराती रही। फिर उसने अपना बैग उठाया और चली गई। जब वो दरवाजे पर पहुंची तो देखा ध्रुव अभी भी वहीं खड़ा था। उसे देखकर निधि थोड़ा सकपका गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अब भी वहीं होगा। निधि और ध्रुव के बीच क्या चल रहा है? क्यों निधि ध्रुव को अपने घर ले जा रही थी?
रात 8:30 बजे निकलते हैं। तुम आगरा रोड के फ्लाईओवर के पास ही रहना, मैं तुम्हें वहीं से पिक कर लूंगी। ध्रुव को देखकर निधि ने कहा। जवाब में ध्रुव ने कहा, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। निधि को समझ में आ गया कि ध्रुव टाइम पर आने वाला नहीं है और ध्रुव के इस लापरवाही भरे अंदाज को देखकर निधि को बहुत गुस्सा आता था। उधर एक होटल में निधि की माँ और आरती आपस में बातें कर रही थीं। वो दोनों निधि का ही इंतजार कर रही थीं। निधि दिल्ली से चल चुकी थी। आंटी, मैं बेमतलब में इतनी दूर दिल्ली तक गई। निधि को खुद ही कुछ अक्ल नहीं है तो उसे कैसे समझाएं? जवाब में निधि की माँ ने पूछा, क्या हुआ? निधि अभी भी वापस नहीं आना चाहती? निधि की माँ थोड़ी दुखी थी और नाराजगी में उनकी भौहों पर खिंचाव आ गया था। जवाब में आरती को जोर से हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, आंटी, मुझे लगता है कि आपकी पसंद बहुत अच्छी है, पर मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी निधि के फियांसे को देखा है? वो बहुत ही बेकार इंसान है। निधि की माँ ने जब आरती के मुंह से ये सुना तो नाराजगी में आरती से पूछा, मैंने तो उसे समझाया था, पर वो किसी की सुनती कहाँ है। अभी तो तुम्हें उसके पास भेजा था, अब तुम भी आकर मुझे ही ताने मार रही हो। जिस पर आरती ने आंटी को समझाते हुए कहा, किसी जवान लड़की को ज्यादा दिनों तक कंट्रोल में नहीं रखा जा सकता है। उस पर निधि को तो बिल्कुल नहीं, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि निधि को उस बेहुदे इंसान के साथ जाने दें। वैसे ही निधि की माँ भड़की हुई थी। उस पर आरती उन्हें और भी ज्यादा भड़का रही थी। आरती ने निधि के माँ के जख्मों पर मिर्च छिड़कते हुए कहा, वैसे आंटी, मुझे ठीक ठीक तो नहीं पता, पर निधि की रियल एस्टेट कंपनी में पोटेंशियल तो बहुत लग रहा है। पर मुझे लगा कि निधि जानबूझकर उस इंसान की मदद करना चाहती है। केवल उसकी मदद के लिए ही निधि ने ये कंपनी खोली है। उसे वहां से प्रॉफिट जनरेट करने में अभी 2-3 साल लगेंगे, पर मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो प्रगति मैदान वाला प्रोजेक्ट था। मैं 1 साल में ही वहां से 2 गुना प्रॉफिट निकाल लूंगी। निधि की माँ ने जब सुना कि उनकी लड़की पैसे बर्बाद कर रही है केवल उस इंसान की मदद करने के लिए, और आरती ने पैसे कमाने भी शुरू कर दिए हैं, तो निधि की माँ और भी ज्यादा दुखी हो गई। वहीं आंटी की रोनी सूरत देखकर आरती को और भी ज्यादा मजा आ रहा था। निधि की माँ की नजर में अगर निधि ध्रुव जैसे निकम्मे इंसान पर अपना समय बर्बाद ना कर रही होती तो शायद आज उसकी लड़की भी अच्छी जगह होती। चाहे कुछ भी हो, वो निधि को ध्रुव जैसे निकम्मे से दूर रखेगी। अभी आरती और निधि की माँ बातें कर ही रहे थे कि निधि भी आ गई। आते ही निधि ने पूछा, माँ, तुमने क्या ऑर्डर किया? सच में बहुत भूख लगी है। निधि ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, पर माँ के साथ आरती पर नजर पड़ी तो निधि का मूड ही खराब हो गया। ये आरती हमेशा मेरे आसपास क्यों मंडराती रहती है? उसने प्रगति मैदान की डील में कुछ पैसे कमाए हैं, पर इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? निधि ने मन ही मन कहा। वहीं निधि की माँ को गुस्सा आ रहा था। उन्होंने टॉन्ट मारते हुए निधि से कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें अभी भी भूख लगी है। निधि की माँ ने ठंडी आह भरते हुए आगे कहा, कम से कम आरती को ही देखो। निधि, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। माँ की नाराजगी को भांपते हुए निधि ने अपनी माँ के सामने प्यार से पूछा, क्या हुआ माँ? मैंने क्या गलती कर दी? तुम मुझसे क्यों नाराज हो? पर वो माँ ही क्या जो सीधी बात का बगैर ताना मारे जवाब दे दे। निधि की माँ ने ताना मारते हुए कहा, क्या हुआ? तुम्हें लगता है कि ये कुछ नहीं है? मैं तुमसे पूछती हूँ, जब तुम दिल्ली गई थी तो क्या तुम उस आदमी को मना करने गई थी या उसकी मदद करने? तुमने असल में उसके बारे में क्या सोचा है? तुम्हारे पापा तो सठिया गए हैं, उनको कुछ अक्ल तो वैसे भी नहीं है। पता नहीं कहाँ से वो नमूना ध्रुव तुम्हारे लिए पसंद कराए। पर तुम तो समझदार हो, क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं है? निधि के पास आंखें थी। अपनी इन्हीं चमकीली आंखों के कारण ही तो वो जान पाई थी कि ध्रुव अलग था। तभी ध्रुव भी अंदर आ गया। आरती ने ध्रुव को देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, ओह, ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये इतनी होशियार है कि उसे इनवाइट कर आई है। और वो ध्रुव, उसकी हिम्मत देखो, वो यहाँ आने को भी तैयार हो गया। निधि, तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है। इतना कहकर आरती जोर से हंसती, पर निधि ने उससे कुछ नहीं कहा। ध्रुव ने भी आरती की तरफ एक बार देखा। उसे पता था कि आरती मिस्टर जैन की बेटी थी, वही मिस्टर जैन जिनके प्रगति मैदान प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए निहाल से बात हुई थी। ध्रुव को पता था कि प्रगति मैदान प्रोजेक्ट के लिए मिस्टर जैन लगातार निहाल के साथ मीटिंग कर रहे थे। ध्रुव ने अभी तक कुछ नहीं कहा, पर आरती जो खुद को पता नहीं क्या समझ रही थी,
ध्रुव को लगा कि आरती को सबक सिखाने में उसे बहुत मजा आएगा। उसके पैर इस समय हवा में थे और आरती हवा में जितना ऊपर होगी गिरने में उतना ही ज्यादा दर्द होगा। अब उसे सबक सिखाने का समय लगभग आ ही गया था। ध्रुव आया और एक चेयर पर बैठते हुए पूछा, मुझसे कौन मिलना चाहता था? ध्रुव के इस तरह के बर्ताव से निधि की माँ तो क्या, निधि का भी चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। वो गुस्से के साथ ध्रुव को घूर रही थी। वो बहुत गुस्से में थी कि ये ध्रुव ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ आने से पहले निधि ने उसे सब कुछ बताया था और एक बैंक कार्ड भी दिया था ताकि वो अच्छा दिखे। लेकिन ध्रुव, उसने 1 नंबर के घटिया कपड़े पहन रखे थे और निधि की माँ के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लाया था। और तो और उसका रवैया भी इतना खराब था। दूसरी ओर आरती बहुत खुश थी। उसने ध्रुव को देखा और मन ही मन कहा, निधि, तुमने मुझे इतने सालों तक दबा कर रखा है। इतने सालों में वर्मा फैमिली और मेरी फैमिली ने हमेशा मेरी तुलना तुमसे की है। तुम्हारी तुलना में मैं कहीं नहीं टिक पाती थी। ना मैं तुम्हारी जितनी खूबसूरत हूँ, ना ही टैलेंटेड, पर मैं तुम्हारी जितनी बदकिस्मत भी नहीं होनी थी। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए इस बेहुदा इंसान को पसंद किया है। आखिर क्या करना चाहती थी आरती? आरती और निधि के बीच ये फेयर कंपटीशन क्या रंग खिलाने जा रहा था? निधि, तुमने इस निकम्मे को क्यों इनवाइट किया है? यह कहकर आरती हंसने लगी। अगर निधि अकेली होती तो शायद निधि से धीरे बात करती, लेकिन इस समय आरती की बातें निधि की माँ को खुश करने के लिए की जा रही थी, जिसे निधि बहुत अच्छे से समझती थी। निधि की माँ की नजरें ध्रुव पर टिकी हुई थी। ध्रुव को देखकर उनकी सांसें धीमी हो गई थी, पर वो कपकपा रही थी। उस पल उनको देखकर लग रहा था कि वो फट पड़ेंगी, पर माँ ने ध्रुव से कुछ नहीं कहा। अपना फोन निकालकर अपने पति यानी निधि के पापा को फोन लगा दिया। उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि ध्रुव वहाँ मौजूद है या नहीं। फोन की दूसरी ओर निधि के पापा की मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी, पर माँ गुस्से में थी। फोन मिलते ही वो बरस पड़ी। अनुराग, क्या तुम अंधे हो? निधि के पापा को कुछ समझ नहीं आया। वो चुप रहे। उन्हें क्या पता कि बेकार में डांट क्यों पड़ रही है, पर माँ आगे बोलती गई। अगर तुम अंधे हो तो ठीक, पर मैं तुम्हें साफ बता दूं कि मैं तुम्हारे अंधेपन के लिए अपनी बेटी की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगी। और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो अनुराग, मैं तुमको जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। निधि की माँ ने उसके पापा को कोई इशारा भी नहीं दिया और सीधे इतनी लंबी डांट पिला दी। पापा तो पापा, निधि खुद भी हैरान थी, पर इससे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि निधि के पापा, जो कभी अपनी पत्नी पर नाराज नहीं होते थे, जैसे ही उन्हें पता चला कि माँ ध्रुव को लेकर ऐसी बातें कह रही हैं, तो गुस्से में उबलने लगे। निधि ने अपने पापा को कभी मम्मी पर गुस्सा होते हुए नहीं देखा था। पापा ने चिल्लाते हुए माँ से कहा, क्या तुम ध्रुव से मिली हो? खबरदार जो उसके लिए एक शब्द भी कहा तो। और इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पत्नी बातों में अपने पति से हार जाए। माँ ने टॉन्ट मारते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं ध्रुव से नहीं मिली हूँ, पर मैंने कचरे का एक ढेर देखा है। अनुराग, तुम्हें इतना सारा कचरा कहाँ से मिला? निधि की माँ ने पापा को डांटते हुए कहा, पर पापा ने अपनी आवाज को शांत रखते हुए कहा, अच्छी बात है कि तुम उससे मिल चुकी हो। देखो, उसे अच्छे से रिस्पेक्ट देना। पापा की बात सुनकर निधि की माँ हैरान थी। निधि की माँ अपने आप से बोली, क्या मैंने कुछ गलत सुना है? आज अनुराग ने निधि की माँ की बात को काटते हुए उसे ध्रुव से रिस्पेक्ट से बात करने को कहा था, पर पता नहीं क्यों निधि की माँ को पहली नजर में ही ध्रुव नापसंद था। निधि की माँ ने फिर कहा, अनुराग, तुम पागल हो गए हो। अनुराग ने आगे बस इतना ही कहा, मुझे दोबारा कहने की जरूरत न पड़े। आखिर मेरे पति के दिमाग में क्या चल रहा है? माँ के इमोशंस इस समय अपने काबू में नहीं थे। आखिर उनके पति को हो क्या गया था? निधि की माँ को इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात से थी कि अनुराग ने अपनी बात खत्म करते ही तुरंत फोन काट दिया। उसके बगल में बैठी आरती ये देखकर खुश थी, लेकिन उसने आंटी को सांत्वना देने का नाटक करते हुए कहा, आंटी, हम औरतों की जिंदगी में ये तो होता ही रहता है, पर इसे ही तो लाइफ एक्सपीरियंस कहते हैं, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो। निधि की माँ को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। आरती की बात का मतलब वो अच्छे से समझती थी, हालांकि उनके पास खुद को कंट्रोल करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। निधि की माँ ने कहा, आरती बेटा, मुझे और लड़कियों की परवाह नहीं है, पर मेरी बेटी को मैं ऐसे आदमी के साथ जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। इतना कहने के बाद निधि की माँ मुड़ी और चली गई। निधि गुस्से में अपने पैर पटकते हुए अपनी माँ के पीछे चली गई। आरती को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली थी, इसलिए उसने पीछे से आवाज लगाकर निधि से कहा,
निधि, 3 दिन बाद हम लोग प्रगति मैदान में ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हैं, तुम्हें वहाँ रहना होगा। ये ओपनिंग सेरेमनी केवल प्रगति मैदान के लिए नहीं था, बल्कि प्रगति मैदान के इन्वेस्टर और टॉप कंपनीज को खुश करने के लिए किया जा रहा था। आरती को पता चल गया था कि मैकलिस्टर क्लब ने भी प्रगति मैदान प्रोजेक्ट पर कांटेक्ट किया था। आरती को लगने लगा था कि वो बहुत जल्द बहुत सक्सेसफुल होने वाली है। अगर उसे मैकलिस्टर क्लब के बड़े लोगों से जुड़ने का मौका मिल जाए तो उसका किसी से कोई मुकाबला नहीं होगा और निधि तो उससे तुलना करने के लायक ही नहीं रहेगी। ध्रुव उसके बगल में बैठा सब कुछ देख रहा था। हालांकि उसने आरती के सामने एक बार भी अपनी पहचान बाहर नहीं आने दी थी। आरती बहुत घमंडी थी। ध्रुव देखना चाहता था कि आरती खुद को इतना दिखाने की जो कोशिश कर रही है उसका अंजाम क्या होता है। आसमान की बुलंदी में पहुंचने के बाद आरती तुरंत ही नीचे गिर जाएगी। आरती ने जब देखा कि ध्रुव उसे देख रहा है तो वो गुस्से में ध्रुव को डांटते हुए बोली, तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम कितने डिस्गस्टिंग हो। इतना कहकर आरती खड़ी हुई और ध्रुव को देखकर उल्टी करने का नाटक करते हुए जाने लगी। ध्रुव उसकी इस हरकत पर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे उम्मीद है कि तुम 3 दिन बाद भी ऐसे ही खुश दिखोगी। आरती ने जोर से हंसते हुए कहा, क्या कहा? तुम क्या जानते हो 3 दिन बाद क्या होने वाला है? खैर छोड़ो, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम समझ नहीं पाओगे। प्रगति मैदान की ओपनिंग सेरेमनी के बाद आरती का स्टेटस कुछ और होगा, इसलिए आरती ने जानबूझकर ये खबर फैला दी कि प्रगति मैदान का स्पॉन्सर मैकलिस्टर क्लब था। इस खबर के फैलने के बाद कई बड़े बिजनेस ग्रुप जैन फैमिली के करीब आने की कोशिश करने लगे। ध्रुव ने मुस्कुराने के अलावा और कुछ नहीं कहा। खुद को गरीब जताने का ये एहसास ध्रुव को अच्छा लगने लगा था। दरवाजे से बाहर निकलने के बाद ध्रुव ने निधि को अपनी माँ के साथ कार में जाते हुए देखा तो बगैर पूछे बिना एक शब्द कहे ध्रुव ने सीधे जाकर निधि की कार का दरवाजा खोला और कार में बैठ गया और अपने मोबाइल फोन से खेलने लगा। निधि हैरान थी। उसने थोड़े गुस्से में कहा, क्या हमने तुमसे कार में बैठने के लिए कहा जो आकर बैठ गए? निधि को जितना गुस्सा ध्रुव पर आ रहा था उतना ही गुस्सा अपनी माँ पर भी आ रहा था। निधि की माँ ने ध्रुव को देखते ही ऐसे दुत्कारा जैसे कोई भिखारी को भगाता हो। हट हट, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। आरती को कभी पता चलेगा कि ध्रुव ही उसका इन्वेस्टर है? आखिर ध्रुव क्यों ऐसे बिहेव कर रहा था? माँ वो हमारा गेस्ट है, हमारे उसके साथ बिजनेस रिलेशन भी है। इसके अलावा हमारी फैमिली ने ही उसे यहाँ आने का इनविटेशन दिया है। चलो पहले उसे घर ले जाते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। बाकी सारी बातें बाद में करेंगे, पहले घर चलते हैं। जब निधि ने अपनी माँ को इस तरह से ध्रुव को दुत्कारते देखा तो उसने अपनी माँ को समझाते हुए कहा। निधि का कहना सही था कि ध्रुव उनका मेहमान था, पर माँ को निधि की बात पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या हमें अब भी उसे घर ले जाने की जरूरत है? फिर वो ध्रुव की तरफ मुड़कर चिल्लाई, मैंने तुमसे नीचे जाने के लिए कहा था, क्या तुमने सुना नहीं? हमारी फैमिली में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यू आर नॉट वेलकम। हालांकि निधि भी ध्रुव से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन निधि को ऐसा लगने लगा था कि ध्रुव के साथ कुछ समय बिताने के बाद ही उसे समझा जा सकता है। वो इस एहसास को समझ नहीं पा रही थी। भले ही उसे फैमिली की तरफ से इजाजत मिले या ना मिले, वो ध्रुव के साथ नहीं रह सकती, तो भी ध्रुव की दोस्त बनने को तैयार थी। निधि ने ध्रुव को बहुत इज्जत के साथ कार से बाहर निकालकर कान में फुसफुसाते हुए कहा, ध्रुव, आई एम सॉरी। मेरी माँ थोड़ी गुस्सैल है और बहुत अजीब सी है, और शायद मैं भी उनके कारण ही ऐसी हो गई हूँ। मुझे लगता है कि तुम समझ सकते हो, वो अभी तुमको पहचान नहीं पाई हैं, इसलिए ऐसे बिहेव कर रही हैं। मुझे पता है कि तुम परेशान हो, पर मैं तुम्हें बाद में कंपनसेट कर दूंगी। सही कहें तो ध्रुव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उल्टा उसे मजा आ रहा था। और निधि की बात सुनकर ध्रुव निधि के बदन को घूरता रहा, फिर आंख मारते हुए पूछा, तो तुम मुझे कैसे कॉम्पनसेट करोगी? ध्रुव के बोलने के अंदाज से निधि को समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाह रहा है, और जैसे ही निधि को समझ आया वो गुस्से में उसे डांटते हुए बोली, गेट लॉस्ट ध्रुव। इसके बाद निधि ने मन ही मन कसम खाई कि वो आज के बाद इस दुष्ट ध्रुव पर कोई रहम नहीं करेगी। फिर निधि को ध्रुव की हरकत पर हंसी आ गई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं वापस यूपी जा रही हूँ, इसलिए सिंह रियल एस्टेट मैं तुमको सौंप देना चाहती हूँ। क्या? वो कुछ देर तक निधि को देखता ही रह गया। उसके दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी कि आखिर ये निधि क्या सोच रही है? इसके दिमाग में चल क्या रहा है? क्या वो सचमुच मुझे सपोर्ट करना चाहती है? निधि ने अरबों रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया था। उसने कितनी मेहनत की थी,
हालांकि निधि ने ये पैसे उधार लिए और दिल्ली में सिंह रियल एस्टेट को खड़ा करने के लिए वर्मा फैमिली के कनेक्शन इस्तेमाल किए थे। कहा जा सकता था कि निधि ने सिंह रियल एस्टेट में ज्यादा समय नहीं दिया था, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन निधि का ही था। कहीं उसकी माँ न सुन ले, इसलिए निधि ने फुसफुसाते हुए कहा, दिल्ली से निकलने से पहले मैंने सिंह रियल एस्टेट को तुम्हारे नाम कर दिया है। मुझे और कुछ नहीं कहना, बस इतना ही कहूंगी कि तुम उसकी अच्छी केयर करना। निधि की बात सुनकर ध्रुव ने गहरी सांस ली। निधि अभी भी उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। निधि ने बात बदलते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, तुम मेरे घर के लिए टैक्सी ले लो। आज रात तुम वर्मा फैमिली के गेस्ट हो, लेकिन चिंता मत करना, आज रात के बाद तुम आजाद हो। निधि ने फिर मुस्कुराकर ध्रुव से कहा, ध्रुव, प्यार हमेशा बेतुका होता है और तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता और भी ज्यादा बेतुका है, लेकिन ये जल्दी खत्म हो जाएगा। इतना कहकर निधि अपनी कार की ओर चल दी। उसने एक बार पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ध्रुव ने निधि को जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब उसे सच में काफी क्यूरियोसिटी हो रही थी। वो जानना चाहता था कि आखिर वर्मा फैमिली कैसी है। आज रात उसे वर्मा फैमिली को अपने बारे में बताकर सरप्राइज देना था। वर्मा फैमिली को जब ध्रुव के बारे में पता चलेगा तो उनका रिएक्शन देखने लायक होगा। ध्रुव ने सड़क के किनारे एक टैक्सी रोकी और निधि की कार का पीछा करने के लिए कहकर आराम से बैठ गया। कार में निधि बगल वाली सीट पर बैठी थी और उसकी माँ कार ड्राइव कर रही थी। दोनों के बीच सीरियस डिस्कशन हो रहा था, लेकिन लग रहा था कि माँ निधि की बात सुन नहीं रही थी। शायद माँ को गुस्सा आ रहा था। निधि बताने के लिए जितनी बेताब थी, माँ उतना ही ज्यादा उसे इग्नोर कर रही थी। पता नहीं कैसे पर अचानक माँ का बैलेंस बिगड़ा और उनकी कार गलत लेन में आ गई और एक तेज धमाके से पीछे से तेज आती फरारी कार उनकी कार से टकरा गई और उनकी कार के टुकड़े टुकड़े हो गए। कारों के इस तरह टकराते ही आसपास खड़े लोग और रास्ते में आती जाती सभी गाड़ियां खड़ी हो गईं। रास्ते में मजमा लगा देखकर ध्रुव भी हैरान था। उसे अभी पता नहीं चला था कि एक्सीडेंट निधि की कार का हुआ है। वो भी चुपचाप अपनी टैक्सी कार से बाहर निकल कर आया। किस्मत अच्छी थी, कार में सवार दोनों लोग ठीक थे। निधि की माँ जो कार चला रही थी, उसके सेफ्टी फीचर्स कमाल के थे। एयरबैग्स के कारण ज्यादा चोट नहीं आई थी। निधि कार से बाहर निकली और तुरंत पिछली कार के मालिक से माफी मांगी। वी आर सो सॉरी, मेरी माँ और मैंने ऑटो पायलट बंद कर दिया था और हम समय रहते रिएक्ट नहीं कर पाए। निधि की हाँ में हाँ मिलाते हुए माँ ने कहा, हाँ, हम बस आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। वी आर सॉरी। क्या आप लोग ठीक हैं? निधि की माँ ने घबराते हुए पूछा। उनकी कार जिस फरारी से टकराई थी उसमें भी किसी को कोई खास चोट नहीं आई थी। कोई मारा नहीं गया था और वर्मा फैमिली इस नुकसान की भरपाई आसानी से कर सकती थी। लेकिन जैसे ही दोनों की नजर फरारी कार के ड्राइवर पर पड़ी, दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बदमाश भुजंग गुर्जर निकला, जैसे लोग भुजंगा कहते थे। एक्सीडेंट से भयानक ये था कि कार भुजंगा की कार से टकरा गई थी। भुजंगा कार से बाहर निकला, अपने माथे से बहते खून को पोंछते हुए जोर से चिल्लाया, तुम लोगों के पास आंखें नहीं है क्या? किसने कार दी तुम लोगों को? निधि और उसकी माँ की आवाज का रौब अब खत्म हो चुका था। भुजंगा ने अपने माथे पर लगा खून पोंछा। वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था और उसकी गलती उसे बताई नहीं जा सकती थी। इसके अलावा भुजंगा को अपनी फरारी तेज दौड़ाना पसंद था और उसने सीट बेल्ट भी नहीं पहनी थी। इतना ही नहीं, उसके बगल वाली सीट पर कम कपड़ों में एक सेक्सी लड़की बैठी थी। उस लड़की का फिगर कमाल का था और साफ पता चल रहा था कि उसने खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की मदद भी ली थी। खासकर नाक और होंठ को देखकर पता चल रहा था। उसने मिनी स्कर्ट और लो कट टॉप पहना था जिसमें उसका फिगर और भी निखर रहा था। लेकिन इस टक्कर के कारण उसके चेहरे पर एक लंबा कट आ गया था जिससे अभी भी खून बह रहा था। उस लड़की ने कराहते हुए अपने चेहरे पर लगे खून को पोंछा और रोते हुए बोली, भुजंगा, मेरा चेहरा बर्बाद हो गया है। अब क्या करेगा भुजंगा? क्या भुजंगा से निपट पाएंगी दोनों माँ बेटी? तू पागल है क्या बुढ़िया? आंखें नहीं हैं? तूने उसके चेहरे का क्या हाल कर दिया? भुजंगा ने उस लड़की के चेहरे का हाल देखा तो गुस्से में इतना कहकर सीधे निधि की माँ के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। गुस्सा तो निधि और उसकी माँ को भी बहुत आया, पर थप्पड़ खाने के बावजूद वो माफी मांगती रही। मिस्टर गुर्जर, वी आर सॉरी। मैंने तुमको नहीं देखा, सब मेरी गलती है, मेरी गलती। मुझे अपनी आंखें सड़क पर रखनी थी। मैं तुमको चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। प्लीज डोंट वरी, वर्मा फैमिली तुम्हारा सारा खर्च भरेगी। हॉस्पिटल, मेडिसिन, तुम्हारी दोस्त का सारा खर्च और कार की रिपेयरिंग की भी भरपाई हम लोग करेंगे। तुम प्लीज गुस्सा मत करो।
निधि की माँ कैसे भी भुजंगा को मनाना चाह रही थी कि कैसे भी भुजंगा नाम की आफत टल जाए। भुजंगा ने गुस्से में निधि की माँ को घूरते हुए कहा, तो तुम मुझे जानती हो, और जब जानती हो तो क्या तुमको लगता है कि मेरे पास पैसों की कमी है? क्या तुम नहीं जानती कि मुझे असल में क्या चाहिए? निधि की माँ डर गई थी, और भला उन्हें कैसे पता चलता कि भुजंगा को क्या चाहिए? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो भुजंगा के बारे में नहीं जानती थी? भुजंगा वेस्टर्न यूपी के सबसे बड़े बाहुबली, कैबिनेट मिनिस्टर और माइन माफिया का लड़का था, और पैदाइशी बदजुबान, बेवकूफ और गुस्सैल भी था। इस पर उसे अपने पापा का पूरा सपोर्ट था। उसे रेस कार्स और लड़कियों से घिरा रहना पसंद था। कई मीडिया हाउस कई बार रिपोर्ट बना चुके थे कि भुजंगा कार ड्राइव करते समय गोद में लड़कियों को बैठाकर कैसे स्टंट करता है। लड़कियां चाहे किसी भी एज ग्रुप की हों या किसी भी स्टेटस की हों, भुजंगा की नजर पड़ी तो उनका बचना मुश्किल हो जाता था। इस पर भी भुजंगा का अजीब शौक था। वो लड़कियों को जी भर इस्तेमाल करने के बाद टॉर्चर कर मार डालता था। और इस समय भुजंगा के साथ जो लड़की आई थी उसका चेहरा खराब हो गया था, लेकिन इससे भुजंगा को कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उसकी नजर निधि पर पड़ चुकी थी। उसकी नजर को देखते ही निधि की माँ डर कर कांप उठी। उन्होंने डरते हुए कहा, मिस्टर गुर्जर, नहीं, प्लीज। भुजंगा ने निधि की माँ को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए निधि की ओर देखा और कहा, निधि, देखा, हम फिर से मिल गए हैं, है ना? तुम क्या सोचती हो? हर बात पर अंतिम फैसला तुम्हारा होगा। नहीं, किस्मत हमें फिर से मिला रही है। भुजंगा मुस्कुराता हुआ निधि को धमकी दे रहा था। पिछली बार उन दोनों की मुलाकात 1 साल पहले एक पार्टी में हुई थी। तब निधि भुजंगा को नहीं जानती थी, लेकिन भुजंगा को निधि पसंद आ गई थी। उसने अपनी तरफ से निधि को वाइन से भरा एक ग्लास दिया, पर निधि को यह पसंद नहीं आया। इससे भी बढ़कर भुजंगा के अप्रोच करने का ढंग काफी इरिटेटिंग था। बार बार मना करने के बाद भी जब भुजंगा नहीं माना तो निधि ने वो वाइन भुजंगा के चेहरे पर छिड़क दी, लेकिन उस दिन भुजंगा सिर्फ मुस्कुरा दिया। उस रात वर्मा फैमिली तबाह हो गई थी। अगले दिन वर्मा फैमिली ने इस मामले से निपटने के लिए एमएलए से लेकर एमपी तक को अप्रोच किया। इसके अलावा निधि के पापा ने मामले को सुलझाने के लिए गुर्जर फैमिली को 2 अरब रुपए और उनकी पार्टी फंड में 2 अरब रुपए डाले। एक वाइन ग्लास के लिए 4 अरब रुपए। जब निधि को इस बारे में पता चला तो उसे बहुत पछतावा हुआ। भुजंगा ने कहा कि वो निधि को इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं, बेहतर होगा कि दोबारा न मिले। लेकिन आज बदकिस्मती से दोनों दोबारा मिल गए थे। भुजंगा ने मुस्कुराकर निधि को देखा। तो मिस वर्मा, क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? भुजंगा ने निधि की ओर देखा। पिछले 1 साल में निधि और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। इसके अलावा निधि का स्टेटस और उसका गुस्सा भुजंगा को खास पसंद आया था। और बात केवल खूबसूरती की ही नहीं थी। भुजंगा के लिए निधि एक चैलेंज थी जिसे वो हर हाल में पाना चाहता था। निधि को जैसे ही वो इंसिडेंट याद आया, उसने गुस्से में अपने दांत भींच लिए। सही कहें तो वो जानती ही नहीं थी कि क्या करना है। उसमें भुजंगा को दोबारा छेड़ने की हिम्मत ही नहीं थी। निधि ने बात संभालते हुए कहा, भुजंगा सर, डोंट वरी, मैं आपकी इस कार के बदले नई कार का पेमेंट भेज दूंगी। भुजंगा मुस्कुराया और अपने बगल में खड़ी लड़की के चेहरे के घावों की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम जानती हो मुझे कार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मेरा दिल बहलाने के लिए ये लड़की अब किसी काम की नहीं है। तुमने इसका चेहरा खराब किया है, अब तुम इसकी जगह लोगी। तुम उसकी तरह कपड़े पहन कर आओ, हम लोग कुछ मजा करें। निधि ने जब उस लड़की के कपड़े देखे तो लगा जैसे कपड़ों के नाम पर कुछ था ही नहीं। निधि भुजंगा की बदतमीजी के सामने कुछ नहीं बोल पाई। भुजंगा की डील साफ थी, उसे निधि चाहिए। इसलिए निधि की माँ ने बात संभालते हुए कहा, मिस्टर गुर्जर, क्या हम लोग इस बारे में बाद में डिस्कस करें? इतना कहते कहते अनजाने में ही माँ ने निधि को खींचकर अपने पीछे कर दिया। अभी कोई कुछ कहता तभी निधि का फोन बजा। निधि का मूड पहले से ही खराब था। फोन नंबर देखने के बाद उसका मूड और भी ज्यादा खराब हो गया। माँ की नजर भी निधि के मोबाइल पर पड़ी और नाम देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने नाम पढ़कर निधि से कंफर्म किया, जय धवन? क्या ये अपना जय धवन है? जय धवन निधि को चाहता था। निधि की माँ को जब ये बात पता चली तब निधि 10th में थी। उस समय निधि अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस थी, पर माँ को जय पसंद था और धवन फैमिली काफी पावरफुल थी और परिवार में सभी लोग अच्छे थे। निधि की माँ को लगा कि शायद दोनों के बीच प्यार हो जाए। हालांकि जय बिना किसी को कुछ बताए अचानक से गायब हो गया। वो अपनी आगे की पढ़ाई करने विदेश चला गया था और आज 7-8 साल बाद जय का फोन निधि को आया था। जय का फोन देखकर निधि की माँ को लगा जैसे उनका सेवियर आ गया हो। माँ ने निधि का हाथ दबाते हुए कहा, जल्दी करो, फोन उठाओ। निधि की माँ को पता था
कि जय वापस भारत लौट आया था। धवन फैमिली के नक्शे कदम पर चलते हुए वो भी अब काफी सक्सेसफुल हो गया था। नहीं, कहकर निधि फोन रखने ही वाली थी कि माँ ने निधि के हाथ से फोन खुद छीन कर उठा दिया। जैसा कि उम्मीद थी, हेलो कहते ही जय की आवाज सुनाई दी। हाय निधि, कैसी हो? मैं वापस आ गया हूँ। सही कहूँ तो मैं काफी दिनों से यहाँ भारत में ही हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम क्या कहती हो? निधि की माँ ने सुना तो बहुत खुश हुई, पर इस समय हालात को देखकर कोई जवाब नहीं दिया। उसने जय से कहा, जय बेटा, मैं निधि की माँ बोल रही हूँ। अभी हम एक मुसीबत में फंसे हैं। निधि को मैं तुमसे बाद में कॉल करने को कहूँगी, ठीक है? मुसीबत का नाम सुनकर जय ने निधि की माँ को इम्प्रेस करने के लिए अपनी आवाज को और ज्यादा भारी करके पूछा, आंटी नमस्ते, क्या हो गया? आप किसी मुसीबत में हैं? डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। क्या जय संभाल पाएगा भुजंगा को, या भुजंगा अपने मन की करके ही रहेगा? ओके जय, ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। पर तभी निधि की माँ की नजर भुजंगा से टकराई तो उन्होंने तुरंत ही जय का फोन काट दिया। निधि की माँ को जय पर विश्वास था, पर अभी भुजंगा के सामने कुछ कहने में डर लग रहा था। जैसे ही फोन काटा तो देखा ध्रुव भी आ चुका था और निधि के बगल में खड़ा था। ध्रुव को देखकर उनका पारा चढ़ गया कि ये यहाँ क्यों आ गया। ध्रुव ने निधि से पूछा, क्या हुआ? निधि जानती थी कि ध्रुव आ गया है तो जरूर कुछ ऐसा करेगा जिससे सिचुएशन और खराब हो जाए, इसलिए निधि ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम जाकर अपनी गाड़ी में बैठो। निधि जानती थी कि अगर उसने ध्रुव को बताया भी तो वैसे भी ध्रुव इससे निपट नहीं पाएगा और कुछ कह के भुजंगा को नाराज अलग से कर देगा। ध्रुव ने भुजंगा की कार और उसके साथ खड़ी लड़की के चेहरे पर खून देखा तो उसे तुरंत सारी बातें समझ में आ गईं। समझ गया, तुम उसकी कार से टकरा गई है ना? निधि ने हाँ के अंदाज में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने तुमसे कहा ना, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। निधि ने ध्रुव से कहा और थोड़ा इरिटेट होते हुए बोली, ध्रुव, तुम मेरे घर आने के बजाय सीधे दिल्ली वापस चले जाओ और हमारी कंपनी का अच्छे से ख्याल रखना। लेकिन निधि को उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव उसकी बात खत्म होने से पहले ही वहाँ से चला जाएगा। थोड़ी दूर जाने के बाद ध्रुव ने अपना फोन निकाला और मिस्टर जोश को फोन किया। ध्रुव जानता था कि भुजंगा को समझाना मुश्किल है, इसलिए भुजंगा से बात करने के बजाय सीधे मिस्टर जोश से बात की उसने। मिस्टर जोश ने ध्रुव की बात सुनी तो हैरानी से पूछा, मिस्टर गिल, अगर आप यूपी आए थे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खैर, डोंट वरी, मैं भुजंगा को जानता हूँ, वो खुद आकर वर्मा फैमिली से माफी मांगेगा, बेफिक्र रहें। ध्रुव ने मुस्कुराकर जोश को थैंक्स बोला। मौका देखकर मिस्टर जोश ने कहा, वैसे मिस्टर गिल, अगर आप यहाँ आए हो तो किसी दिन समय निकालकर खाने पर आइए। जिस पर ध्रुव ने पोलाइटली जवाब दिया, ठीक है मिस्टर जोश, मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी है, पर जब भी समय होगा मैं आपको कॉल करूंगा। ध्रुव ने मुस्कुराकर मिस्टर जोश को थैंक्स बोला। मौका देखकर मिस्टर जोश ने कहा, जिस पर ध्रुव ने पोलाइटली जवाब दिया। कॉल के ठीक बाद निधि की माँ भी आ गई। ध्रुव को देखकर वैसे ही उनका गुस्सा बढ़ गया था। उनको लग रहा था कि अगर ध्रुव ना होता तो वो किसी की कार से ना टकराती। भुजंगा ने अपनी कार को ले जाने के लिए एक ट्रक बुला लिया था। वो आ चुका था। ट्रक पर चढ़ने से पहले भुजंगा ने निधि की माँ से कहा, डोंट वरी, मैं अभी जा रहा हूँ, पर कार चेंज करने के बाद मैं सीधे आपके घर आऊंगा। मैं अपना हक लेकर रहूंगा। भुजंगा बात तो निधि की माँ से कर रहा था, पर उसकी नजर निधि पर थी। उसकी इस हरकत से निधि डर से सिहर गई, पर वहीं निधि की माँ पहले की तरह डरी हुई नहीं लग रही थी। वो काफी शांत लग रही थी। उन्हें लग रहा था कि जय उनकी मदद कर देगा। निधि की माँ ने ध्रुव को देखकर गुर्राते हुए कहा, जिन बातों से तुम्हारा कोई लेना देना ना हो उसके बीच में मत आया करो। निधि ने माँ का हाथ पकड़कर उन्हें पीछे किया और ध्रुव को समझाते हुए कहा, ध्रुव, ये कुछ भी नहीं है, इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। निधि को लग रहा था कि ध्रुव अगर इसमें इन्वॉल्व होगा तो वो भुजंगा को नाराज कर देगा। इसकी वजह से सिंह रियल एस्टेट को भी नुकसान सहना पड़ेगा। निधि ऐसा होते हुए नहीं देख सकती थी, पर भुजंगा जा चुका था। इस बात से निधि हैरान थी। निधि ने अपनी माँ से हैरानी के साथ पूछा, माँ, आखिर क्या चल रहा है? भुजंगा बगैर तमाशा कर चला गया। निधि की माँ ने थोड़ी बेरुखी से कहा, निधि, कुछ चीजें तुम कभी समझ नहीं पाओगी क्योंकि तुम हमेशा अपने काम में बिजी रहती हो। कुछ लोग असली मर्द होते हैं, उनके और बेवकूफों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। उनकी आवाज में एक सार्काज्म था जिसे निधि अच्छे से जानती थी। ध्रुव भी समझता था, पर उसे निधि की माँ की कोई खास परवाह नहीं थी। पर वो ये भी देखना चाहता था कि निधि की माँ को पता चलेगा कि सारा केस जब ध्रुव ने सुलझाया है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी। निधि को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि भुजंगा चुपचाप चला गया था। निधि ने राहत की सांस ली
और अब उसका ध्यान अपनी माँ पर गया। निधि ने तुरंत अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम्हें तो कहीं चोट नहीं आई? तुम ठीक हो ना माँ? क्या पहले हॉस्पिटल चले, तुम्हारा चेकअप करा ले? निधि की माँ ने ना के अंदाज में अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अब जल्दी करो, पहले घर चलते हैं, एक इम्पोर्टेंट गेस्ट आ रहा है। माँ ने पहले ही जय धवन को घर पर बुला लिया था। माँ को दामाद के तौर पर जय धवन पसंद था और ध्रुव के सामने वो 1000 गुना ज्यादा अच्छा था। निधि की माँ ने ध्रुव की ओर देखकर कहा, मैं अब और गाड़ी नहीं चलाऊंगी, उसे गाड़ी चलाने दो। वैसे तो अब तक निधि की माँ ध्रुव को अपने घर नहीं ले जाना चाहती थी, पर अब वो ध्रुव को अपने घर जाने का बहाना ढूंढ रही थी। वो ध्रुव को दिखाना चाहती थी कि उनकी फैमिली और ध्रुव के बीच कितना बड़ा अंतर है। उसके अलावा वो जय धवन से भी ध्रुव को मिलाना चाहती थी, ताकि ध्रुव जान सके कि एक रिच और पावरफुल फैमिली का इंसान कैसा दिखता है और ध्रुव की अभी क्या हैसियत है। जय एक अमीर और पावरफुल फैमिली का इकलौता वारिस था जो भुजंगा से आसानी से निपट सकता था। वहीं ध्रुव तो कंपेयर करने के लायक भी नहीं था। उधर ध्रुव ने सिर हिलाया और चुपचाप कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उधर कठौता के एक बंगले में आरती जोर जोर से हंस रही थी। उसने अपने सामने बैठे शख्स के साथ अपनी रेड वाइन का ग्लास चीयर्स के अंदाज में टकराते हुए कहा, मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। मैं आज बहुत खुश हूँ। सही कहूँ तो भुजंगा निधि को डेट करने के लिए कब से लगा था, पर शायद तुम नहीं जानते कि निधि बहुत घमंडी है। वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देती। उसने किसी के साथ डेट करने से इनकार कर दिया था। आज भुजंगा ने उसकी कार का पीछा किया और उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। इससे अच्छी कोई खबर ही नहीं। निधि ने भुजंगा को पहले भी नाराज किया था और इस बार फिर से भुजंगा की नजर में आ गई है। भुजंगा उसकी सारी हेकड़ी निकाल देगा। मैं सोच भी नहीं सकती कि जब पूरा वर्मा खानदान घुटनों के बल बैठकर भुजंगा से माफी मांग रहा होगा तो कैसा लगेगा। अपनी बात खत्म करने के बाद आरती ने अपनी रेड वाइन का बड़ा सा घूंट लिया। उसकी आंखों में सख्ती आ गई थी। उसने सख्त आवाज में फिर से कहा, मैं देखना चाहती हूँ कि वो निधि कैसी लगेगी जब भुजंगा उसे अपना गुलाम बनाकर उसे बर्बाद करेगा। आरती के सामने बैठा शख्स चुपचाप बैठा रेड वाइन का घूंट लेकर मुस्कुरा रहा था। वो इतनी देर से चुप ही बैठा था। उसकी आंखों में कुछ था। वो वर्मा फैमिली के पीछे नहीं पड़ा था। वर्माज उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। उसका टारगेट ध्रुव था। वो किसी की नजर में नहीं आया था और वो एक ही झटके में ध्रुव को बर्बाद करने वाला था। उसने शराब का एक बड़ा सा घूंट लेते हुए दबी आवाज में कहा, उसकी कठौता आने की हिम्मत कैसे हुई? कौन था ये शख्स? आरती क्यों इसका साथ दे रही थी? तो भुजंगा से हुआ एक्सीडेंट एक साजिश का हिस्सा था। ड्राइव कर हमें यहाँ तक छोड़ने के लिए थैंक्स। अब तुम जा सकते हो। वर्मा फैमिली के बंगले में पहुंचकर जब ध्रुव कार पार्क करके बाहर निकला तो निधि की माँ ने उसे जाने को कह दिया। निधि माँ के ऐसे बिहेवियर को देखकर हैरान थी। वो लोग घर आ चुके थे। अब उसकी माँ ध्रुव को अंदर क्यों नहीं आने दे रही थी? निधि बेसिक एटिकेट जानती थी और उसने अपनी माँ से थोड़ी नाराजगी में कहा, माँ, तुम ये क्या कर रही हो? जब पापा को पता चलेगा तो वो हमें डांटेंगे। उसके पापा अनुराग वर्मा अभी नहीं आए थे, लेकिन अगर उनको पता चलता कि माँ ने ध्रुव को घर लाकर वापस भेज दिया तो वो जरूर नाराज होते। आज जब उनको पता चला कि ध्रुव आ रहा है तो पापा ने सबसे अच्छी वाइन भी मंगवा ली थी, पर निधि की माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या कर रही हो? क्या तुमको समझ में नहीं आता कि ऐसा इंसान हमारे घर आने लायक नहीं है? इसी समय एक कार आई। ये जय धवन की कार थी। जब निधि की माँ ने देखा कि जय आ गया है तो उनकी आंखें चमक उठी। माँ ने निधि की तरफ देखते हुए कहा, निधि, इससे अच्छे से देख लो। इसे कहते हैं हैसियत में अंतर। तुम्हारे पापा का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी बड़ी गलती नहीं करने दूंगी। जय धवन कार से उतरा और अपने साथ लाए गिफ्ट निधि की माँ को देकर बड़ी इज्जत के साथ उनके पैर छुए। निधि की माँ उसे देखकर इतनी खुश थी कि उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने फॉर्मेलिटी करते हुए कहा, जय बेटा, तुमको हमारे लिए गिफ्ट लाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने अभी तक तुमको थैंक्स भी नहीं बोला है। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। निधि की माँ को लगता था कि भुजंगा को जाने के लिए जय ने मजबूर किया था। अगर भुजंगा न जाता तो क्या होता,
ये सोचकर ही माँ के रोंगटे खड़े हो गए थे। पर माँ की बात सुनकर जय थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। जय ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, आप किस बारे में बात कर रही हैं? निधि की माँ ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जय, तुमको इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं बेटा। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आज तुमने ही भुजंगा को वापस जाने पर मजबूर किया है। हमारे और भुजंगा के बीच जो भी इशू था वो तुमने ही निपटाया है। इसमें इतना बनने की क्या जरूरत। मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें अपना वारिस बनाया है। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो पा रहा है कि भुजंगा जैसे लोगों से निपटना तुम्हारे लिए इतना आसान है। तुम सच में कमाल के हो। निधि की माँ की बात सुनकर जय हैरान रह गया। भुजंगा? इस नाम को सुनकर ही उसे डर लग रहा था। वो भुजंगा जैसे इंसान को संभाल नहीं सकता था। अगर भुजंगा उसके सामने आ जाए तो जय उससे नजर भी मिलाने लायक नहीं था। पिछली बार जब पार्टी में भुजंगा निधि को तंग कर रहा था, तब भी जय ने भुजंगा के सामने जाने की हिम्मत नहीं की थी। हालांकि इस समय जब निधि की माँ ने उसे बताया कि मामला सुलझ गया है और वर्मा फैमिली को लगता है कि सारा किया धरा उसका है, तो जय ने अपोज करने के लिए कुछ नहीं कहा। उल्टा उसने जवाब दिया, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है आंटी। इतना सुनकर माँ ने तुरंत निधि की ओर देखकर कहा, देखो जय ने अभी क्या कहा, ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वर्मा फैमिली के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। वहीं निधि समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। निधि ने पलट कर ध्रुव को देखकर कहा, आई एम सॉरी कि तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। पर ध्रुव पहले की ही तरह बेफिक्र लग रहा था। उसने निधि की आंखों में देखकर कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सभी को कुछ ना कुछ सहना ही पड़ता है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उसे कैसे सह रही हो। ध्रुव ने जय की तरफ इशारा करते हुए निधि से कहा। ध्रुव के बेफिक्र रवैये से निधि को और भी ज्यादा हैरानी हो रही थी। जय ने जब निधि और ध्रुव को आपस में ऐसे फुसफुसाते देखा तो वो ध्रुव के पास गया और उसे तिरछी नजर से देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या ये निधि का हस्बैंड है? जय के कहने के अंदाज में क्यूरियोसिटी कम सार्काज्म ज्यादा था, पर निधि की माँ को छेड़ने के लिए इतना ही काफी था। निधि की माँ ने नाराजगी के साथ कहा, क्या पति? हाँ, मेरे अंधे पति ने उसे निधि से मिलवाया था। जय ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आंटी, ये मेरी किस्मत की बात है। जब मैंने सुना कि निधि किसी से प्यार करती है तो मैं टूट गया था। काफी समय तक मैं इस बारे में ही सोचता रहा। पहले तो निधि की जिंदगी में खलल पड़ने के डर से मैंने कभी उससे बात नहीं की, पर बाद में मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने कॉल कर दी। जय की एक्टिंग काफी रियल थी। निधि उसे अच्छे से जानती थी। वो एक नंबर का दिल फेंक आशिक था जो आए दिन किसी न किसी लड़की के साथ पाया जाता था। निधि को जय के ऊपर गुस्सा आ रहा था। निधि को लग रहा था कि ध्रुव हर मामले में जय से लाख गुना बेहतर था। निधि की माँ ने खुशी जताते हुए कहा, ठीक है बेटा, अच्छा किया तुमने कॉल किया। चलो बाकी बातें डिनर में करेंगे। माँ ने जय धवन को तो डिनर पर बुलाया, पर ध्रुव की तरफ देखा तक नहीं। उनका रवैया बहुत साफ था। वो ध्रुव को बेइज्जत करना चाहती थी और सही कहें तो ध्रुव को वापस भेजना चाहती थी। वहीं जय साफ देख रहा था कि ध्रुव के सामने उसे कितनी इज्जत मिल रही है, इसलिए वो अपनी कामयाबी पर खुश था। जय ने अपनी कामयाबी पर खुश होते हुए कहा, इट्स ओके कि आप किसी के साथ डेट करें, पर अगर सवाल शादी का हो जिसके साथ तुम पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो तो तुम्हें परफेक्ट इंसान को ही पसंद करना होगा। जय धवन ने समझदारी भरी टोन में कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो। निधि की माँ ने जय की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अपनी बात पूरी करने के बाद जय की नजर निधि पर पड़ी तो देखा निधि ने ध्रुव की बाह पकड़ रखी थी। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जय की बात सुन ही ना रहे हों। दोनों एक दूसरे की बातों में गुम थे। क्या जय दोनों को करीब आता हुआ देख पाएगा? कैसे रोकेगी निधि की माँ निधि को ध्रुव के पास जाने से? चलो डार्लिंग, अंदर चलकर डिनर करते हैं। तुम कहाँ खो गए हनी? निधि की आवाज जय को भी सुनाई दी। ये देखकर जय गुस्से में अपने आप से बोला, क्या बकवास है। उसे निधि पर गुस्सा आ रहा था। निधि ने ध्रुव को डार्लिंग और हनी जैसे शब्दों से नवाजा था। जय धवन ने लोगों से सुना था कि निधि के पापा ने उसके लिए एक लड़का ढूंढा था, पर निधि को इस शादी से सख्त नफरत थी। पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। ध्रुव भी हैरान था। पहली बार किसी ने उससे इस तरह से बात की थी और मजे की बात यह थी कि ऐसा कहने वाली तृप्ति या आभा नहीं बल्कि निधि थी। ध्रुव इतना हैरान था कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। निधि ने उसे जोर से चिकोटी काटकर आंखों से इशारा किया और बोली, डार्लिंग, ये क्या?
तुम मेरी बात कभी ठीक से नहीं सुनते। जय इतना गुस्से में था कि वो अपने पैर पटकता हुआ सीधा निधि के पास आकर बोला, निधि, व्हाट डू यू मीन? उसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब एकदम साफ था। निधि को लगा कि उसने मतलब साफ कर दिया था, इसलिए उसने जय से पूछा, जय, तुमको क्या लगता है इसका क्या मतलब होना चाहिए? जवाब में जय ने तुरंत निधि से पूछा, निधि, अब मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें ये गरीब आदमी पसंद है। इतना कहकर जय ने ध्रुव की तरफ नफरत से देखते हुए कहा, जहां तक मुझे पता है वो केवल तुम्हारी रियल एस्टेट कंपनी में काम करने वाला एक फटीचर इंसान है और केवल तुम्हारी वजह से आज वो यहाँ तक आ पाया है। जय ध्रुव की ओर ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी कचरे के ढेर को देख रहा हो। जय को देखकर ध्रुव को हंसी आ गई। उसे हैरानी इस बात की थी कि जय कमाल की एक्टिंग कर रहा था। अगर जय किसी और के सामने ये सब कहता तो ठीक था, पर उसने ध्रुव को छेड़ दिया था। ये उसके लिए ठीक नहीं हुआ। वो गलती कर बैठा था। तभी ध्रुव के मोबाइल पर एक मैसेज आया। ध्रुव ने देखा कि मिस्टर जोश ने उसे कई मैसेजेस भेजे थे। मिस्टर गिल, आप कहाँ हैं? मैं सिर्फ आपको डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पूरे शहर में आपको ढूंढना पड़ेगा। इसी समय वर्मा फैमिली के दरवाजे के बाहर एक कार खड़ी हो गई। सभी की नजर उस कार पर गई। कार से भुजंगा बाहर निकला। भुजंगा अपनी कार रिपेयरिंग के लिए जहां देकर आया था वहां से सीधा वर्मा फैमिली के घर आ गया था। जब निधि की मां ने भुजंगा को देखा तो वो डर कर जय के पीछे छिप गई। जय भी डरा हुआ था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भुजंगा सचमुच उसके सामने आ जाएगा। अब वो क्या करे? उधर निधि की मां जय के कान में बोली, जय, भुजंगा आ गया है, आज उसे अच्छा सबक सिखाना। वो अभी भी निधि को धमकाना चाहता है। इस ध्रुव को दिखा दो कि तुम कितने केपेबल हो। निधि की मां जय के एक्शन का इंतजार कर रही थी और जय का पूरा शरीर कांप रहा था। उसमें भुजंगा से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी, पर अचानक मां ने जय को भुजंगा के सामने धकेल दिया। पर भुजंगा जय से भी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने डर और गुस्से से जय को घूर कर देखा और बोला, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो तेरा वो हाल। तभी भुजंगा की नजर ध्रुव पर पड़ी और वो किसी गहरी सोच में पड़ गया। क्या यही है मिस्टर गिल? जय को डांटा गया था, लेकिन जय एकदम शांत खड़ा था। अगर कोई और होता तो भुजंगा को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ता। भुजंगा जैसे आदमी के सामने आने की हिम्मत किस में थी? जय उसकी नजरों में आने भर का जोखिम भी नहीं उठा सकता था। पर भुजंगा ध्रुव के पास गया तो वर्मा फैमिली के सभी लोग हैरान रह गए, खासतौर पर निधि की मां। ये चक्कर क्या है? ये भुजंगा सीधा ध्रुव के पास क्यों जा रहा है? क्या उसे कोई गलतफहमी हो गई है? जय ने ही तो भुजंगा को धमकाकर निधि से दूर किया था। निधि की मां ने जय को आगे करते हुए कहा, जय, तुम्हें इतना लो प्रोफाइल रहने की कोई जरूरत नहीं है। आगे जाकर इस भुजंगा को बता दो कि तुम कौन हो। एक तरफ निधि की मां जय को हिम्मत दे रही थी, वहीं जय की रूह कांप रही थी। वो अभी मरना नहीं चाहता था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि भुजंगा सच में निधि के घर आ जाएगा, नहीं तो वो भूल कर भी निधि के आसपास न भटकता। उसने तो झूठी शान दिखाते हुए निधि की मां के सामने डींगे हाँकती थी। पर अब भुजंगा को देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जय धवन डर कर अपनी जगह बुत बनकर खड़ा था और निधि की मां भुजंगा को डराते हुए बोली, मिस्टर गुर्जर, वहां नहीं, यहाँ जय धवन ये है। उनकी बात सुनकर भुजंगा थोड़ा हैरान था। उसने पलट कर निधि की मां की ओर देखा और घूर कर बोला, क्या मैंने तुमसे बोलने के लिए कहा जो बीच में बोल पड़ी? भुजंगा का ये रूप देखकर निधि की मां कांप उठी। उन्होंने जय की ओर देखकर पूछा, तुमने भुजंगा को यहाँ नहीं बुलाया है? जय कुछ नहीं बोला, पर उसकी शक्ल देखकर पता चल रहा था। जय का चेहरा भावहीन था और वो एकदम चुप था। उसे देखकर निधि की मां सकते में आ गई और भुजंगा चुपचाप ध्रुव के पास चला गया और ध्रुव से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर ध्रुव सख्त चेहरे के साथ खड़ा था। भुजंगा ने जब देखा कि ध्रुव ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया तो खिसियाकर अपना हाथ पीछे करते हुए बोला, मिस्टर गिल, क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं? पर ध्रुव का पोकर फेस देखकर भुजंगा थोड़ा घबरा गया। उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। उसने अपना पसीना पोंछते हुए फिर कहा, मिस्टर गिल, आप क्या चाहते हैं? भुजंगा जैसा दबंग इंसान ध्रुव के सामने ऐसे बिहेव कर रहा था जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से कभी ध्रुव को तो कभी भुजंगा को देख रहे थे। निधि को भी उम्मीद नहीं थी कि भुजंगा ध्रुव के सामने सीधे बच्चों की तरह सर झुकाए खड़ा होगा। अंत में सभी के चेहरों पर आए कंफ्यूजन को देखकर आखिरकार ध्रुव ने जब अपना मुंह खोला तो कहा, क्या इसीलिए तुम यहाँ आए हो? तुमसे क्या करने को कहा गया था? तुम्हें मिस्टर जोश ने जिस काम से भेजा है वो करो। ये सुनकर भुजंगा कांप उठा।
मिस्टर जोश ने उससे ध्रुव से माफी मांगने के लिए कहा था, लेकिन अपने रुतबे को देखते हुए भुजंगा को लगा कि उसे ध्रुव से माफी नहीं मांगनी चाहिए, पर वो ध्रुव को नाराज करने का जोखिम भी नहीं उठाना चाहता था। इसलिए उसने ध्रुव के साथ दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। पर ध्रुव के एटीट्यूड ने बता दिया था कि भुजंगा की अभी इतनी हैसियत नहीं हुई कि ध्रुव से हाथ भी मिला सके। क्या भुजंगा से निपटना इतना आसान था, या भुजंगा का कोई और प्लान था? कौन है इन सब के पीछे?